हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, नेशनलिज्म को ग्रो करवाया है। कहां पे? यूरोप में। कैसे नेपोलियन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और कैसे लोग उससे परेशान हो गए एज अ डिक्टेटर। राइट, आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे एक मिडिल क्लास का जो इमर्जेंस होता है वो नेशनलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करेगा। कहां पे? यूरोप में। ठीक है, आपको पता है क्या कि यूरोप की सोसाइटी उस समय किसमें डिवाइडेड थी? यूरोप की सोसाइटी कई हिस्सों में बटी हुई थी। आप देखते हैं उसमें क्या था, उसमें था आपका एरिस्टोक्रेट्स। राइट, एरिस्टोक्रेट्स एक था, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी एक था पीजेंट्री, पीजेंट्री। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी कौन थे? एरिस्टोक्रेसी वो थे जिनके पास क्या था, वेल्दी थे। ये वेल्दी लोग थे। ठीक है, और ये थे कौन, जिनको हम पुअर बोल सकते हैं। ठीक है, ये वेल्दी थे, बट इनकी पॉपुलेशन जो थी वो कैसी थी? कम थी। इनकी पॉपुलेशन कैसी थी? कम थी, लेस। बट इनकी पॉपुलेशन कैसी थी? मोर। बट क्योंकि ये वेल्दी हैं, इनकी पॉपुलेशन लेस है, बट ये क्या है, ये एक तरीके से अपना ज्यादा प्रभाव डालते हैं। कहां पे? आपको पता है, इंडिया में हो या कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में हो, अगर आपके पास क्या है, मनी है, राइट, तो आपका वैसे भी सोसाइटी में क्या होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा या बोल सकते हो ज्यादा प्रभाव रहता है। राइट, तो ये क्या है, ये वो लोग थे जिनको जो अपने आप को क्या बोलते थे कि हम क्या है, इस कंट्री, मतलब ये चाहते थे यूरोप में इनका दबदबा बना रहे। ठीक है, ऐसा है। फिर ये वेल्दी लोग थे, प्लस इनके पास क्या पावर थी, और ये अपने आप को सबसे अलग करने के लिए क्या करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। राइट, ये क्या करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। उसी के अगेंस्ट देखा जाए तो पीजेंट्री कौन थे? जो पुअर लोग थे, फार्मर्स थे। ठीक है, बट देवर इन मेजोरिटी, बट इनके पास पावर नहीं थी। राइट, बट अब एक नया ग्रुप इमर्ज होता है, उस नए ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। राइट, ये क्या है, ये मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो ना ही ज्यादा पावरफुल थी, बट ऐसा भी नहीं कि पावर नहीं है, प्लस ना ही एकदम क्या है जिसको हम पुअर बोलते हैं, बिल्कुल पुअर भी नहीं थी, एजुकेटेड थी। यानी कि इनके पास एजुकेशन थी, पीजेंट्री के पास एजुकेशन नहीं थी, इनके पास एजुकेशन भी थी बट ज्यादा पावर नहीं थी। तो ये एक नया ग्रुप आया, किसको बोलते हैं हम लोग? मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास ने क्या किया? ठीक है, मिडिल क्लास ने क्या किया, लोगों में लिबरलिज्म, यही है वो लोग जिन्होंने क्या किया, लिबरलिज्म की बात की। याद रखना, जब भी किसी पॉलिटिशियन को या किसी बड़े लीडर को ये चाहिए कि भाई उसकी जनता उसके अगेंस्ट ना जाए, तो वो कोशिश क्या करेगा, वो कोशिश ये करेगा कि उसकी जनता या उसके सिटीजन क्या करें, एजुकेट ना हो। सिंपल चीज ये, एजुकेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट टूल है जो क्या करेगा, आपको अपनी सरकार या अपने किंग से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर करेगा। आप क्या बनोगे, आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनोगे, प्लस आपको आपके अंदर रैशनलिज्म आएगा। रैशनलिज्म क्या होता है? एक होता है रैशनलिज्म का मतलब होता है कि आपकी सोच होगी रीजनेबल। आप सोचोगे अगर आपके किंग ने ये रूल बनाया तो क्यों बनाया, आप रीजन पूछोगे क्यों। तो बस ये क्यों से बचने के लिए किंग क्या कोशिश करता है, या कोई भी डिक्टेटर होगा वो क्या कोशिश करेगा कि उसकी जनता कैसी हो, पढ़ी लिखी ना हो। पढ़ी लिखी हो तो उसकी बातों को मत ऐसा हो कि जो किंग है वो जो बोले उसकी जनता वही फॉलो करे, बस ये। बट यहां पे ये जो मिडिल क्लास आई, इसने क्या शुरू कर दिया, इसने लिबरलिज्म की डिमांड करनी शुरू कर दी। यही वो लिबरलिज्म है जो क्या करेगा, किंग्स या आप देखोगे यूरोप के जितने भी एरिस्टोक्रेसी हैं उनको क्या करेगा, थोड़ा वो करेगा, क्या परेशान करेगा कि भाई ये क्या डिमांड कर रहे हो। तो वही चीज अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं क्या कि कैसे ये मिडिल क्लास जो आई, ये 19th सेंचुरी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी जो कि आप देख रहे हो डोमिनेंट थी कहां पे, यूरोप में। ठीक है, ये वो थे जो रिच थे और इनके पास लार्ज एस्टेट थे, बहुत बड़ी जमीन थी। वहीं पे आप देखोगे कि एक नई क्लास जो आई थी जो कि प्रोड्यूस कर रही थी मार्केट में। यही मिडिल क्लास कौन है, यही है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यही जो बिजनेसमैन है, यही है एक नई मिडिल क्लास। राइट, यही एक नई मिडिल क्लास है जिसने क्या किया, लिबरल मिडिल क्लास। इट वॉज एजुकेटेड, क्योंकि वो एजुकेटेड थी, उसने किसकी डिमांड करनी शुरू कर दी, उसने डिमांड करनी शुरू कर दी लिबरलिज्म की। राइट, लिबरलिज्म की डिमांड करनी शुरू कर दी, और वो कोशिश कर रहे थे वो क्या करें, एरिस्टोक्रेसी को क्या करे, एबॉलिश करे। एबॉलिशन ऑफ किसका, एरिस्टोक्रेसी, विच आर, जिसको आप देखते हो उनको कई सारे प्रिविलेजेस मिल रखे हैं एरिस्टोक्रेसी को, वो चाहते थे कि वो एरिस्टोक्रेसी को वो प्रिविलेजेस ना मिले। लिबरलिज्म का सिंपल मतलब क्या है, फ्रीडम। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये एक नया लिबरलिज्म जिसकी डिमांड कर रहे थे। लिबरलिज्म मीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब आप देखो कि अगर आप लिबरल हो या लिबर्टी की बात करते हो, आपको पता है कि आपके जो आपका क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो प्रियम्बल में देखते हो लिबर्टी की बात हो रही है।
सिंपल चीज क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या, आपको फ्रीडम मिलती है, आप एज ए इंडिविजुअली आप इक्वल हो किसके सामने, लॉ के सामने। ये भी है, ये भी क्या है, लिबरलिज्म डिमांड कर रहे थे। अब लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म कई जगहों पे डिमांड की गई, जैसे पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें कि पॉलिटिक्स में कैसे लिबरलिज्म आएगा, तो आप देख रहे हो कि खाली हम एज अ मेल को अगर आप वोटिंग राइट दे रहे हो तो वहां पे लिबरलिज्म नहीं है। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबको वोटिंग राइट भी होनी चाहिए, और आप जिसको चाहे वो इलेक्शंस भी लड़ सकता है। इसको बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जिसको हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म बोलते हैं। जैसे बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ भी होना चाहिए, राइट। आप देखते हो कि यूनिवर्सल सफरेज मतलब सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है, वहां पे सिर्फ मेन को वोटिंग राइट मिल रही थी, वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिल रही थी, और स्पेसिफिक मेन कौन, जिनके पास प्रॉपर्टीज होती थी, ये एक प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसलिए इसकी डिमांड हो रही थी किसमें, लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फेयर में। उसी तरीके से आप देख रहे हो कौन सा था, लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फेयर, जिसमें आप देख रहे हो कि भाई कई सारे जर्मन हो या और भी कंट्री हो, वो क्या डिमांड कर रही थी भाई, कि हमको क्या चाहिए, मूवमेंट जो अनऑब्स्ट्रक्टेड मूवमेंट होना चाहिए। अनऑब्स्ट्रक्टेड मूवमेंट का मतलब क्या है, सिंपल ये बात है कि भाई अगर इंडिया को हम कई, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो अगर हम 28 स्टेट्स को क्या करें, तो हर स्टेट में क्या करते हैं, टैरिफ मतलब टैक्सेस लगा दें कि कभी भी किसी स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। या हम ऐसा कर दें कि भाई हर स्टेट की अलग करेंसी बना दे, तो ये सब क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंडिया को डेवलप करने में भी, ट्रेड करने में भी, और भी लोगों को भी क्या कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो बिजनेस होंगे वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। सिंपल चीज ये। तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक कस्टम यूनियन बनाया जाता है जिसको हम ज़ोल्वेरिन बोलते हैं, ठीक है। ये कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरिन बनाया जाता है कब, 1834 में। इसमें क्या होता है, इसको किसने शुरू करवाया था, ये जर्मनी या प्रोशिया की बात करें, प्रोशिया ने शुरू किया था, और इसको कई सारे स्टेट से बाद में ज्वाइन कर लिया था। इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद ये था कैसे भी करके जो टैरिफ बैरियर्स है, कई सारे टैरिफ बैरियर्स मतलब कई स्टेट्स में बोलते हैं जो टैक्सेस की बात कर रहा था, अगर ये टैरिफ बैरियर्स है इनको खत्म करने की कोशिश करो, खत्म करवाओ। प्लस जो इतनी सारी करेंसीज चल रही हैं, हर कंट्री हर स्टेट की अलग करेंसी होगी, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो सिंपल चीज क्या है, उन करेंसीज को कम करो किसी भी तरीके से। तो अब 30 करेंसीज थी, उनको ले जाके 2 पे कर दिया। तो ये इन्होंने क्या किया, ये ज़ोल्वेरिन का काम है। फिर देखते हैं क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, कई सारे रेलवे नेटवर्क्स बनाए गए। सिंपल चीज क्या है, ये सब क्या करेंगे भाई, रेलवेज बनाने का सिंपल रीजन क्या है, कैसे भी लोग का भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, गुड्स का भी होगा, रॉ मटेरियल्स का भी होगा, प्रोडक्ट्स का भी होगा। तो ये रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवेज चाहे यूरोप में हो, रेलवे चाहे इंडिया में हो, मेन मकसद था कि भाई जहां से भी हो सके वहां से रॉ मटेरियल को कैसे भी करके लेके आया जा सके। ब्रिटिशर्स क्यों लेके आए इंडिया में ट्रेन, सिंपल रीजन क्या था, वो चाहते थे कि भाई इंडिया के कोने से कोने तक जहां से वो रॉ मटेरियल लेके आ सकते वहां से लेके आ पाए। बट हमारा क्या हुआ, हमारे लिए फायदा हो गया। क्यों, क्योंकि हम खाली यहाँ पे रॉ मटेरियल ट्रांसफर नहीं हुए, नेशनलिस्ट मूवमेंट भी ट्रांसफर हुआ, नेशनलिस्ट लीडर्स भी ट्रांसफर हुए, एक जगह से दूसरी जगह उनको पता चलने लगा कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, वो हमारे लिए और बेनिफिशियल हो गया। सिंपल चीज क्या है, हम लोग ने ये समझ लिया लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर का ज़ोल्वेरिन का क्या फंक्शन था, राइट। अब हम बात करते हैं स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब देखिए ये सब चीजें तो चल रही थी बहुत ही धड़ल्ले से एक तरीके से यूरोप में, राइट। अब देखिए क्या होता है कि भाई हमारे नेपोलियन ने कई सारे लीडर्स को, जो एरिस्टोक्रेट्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे, उनको हटाया और उनकी जगह क्या करवा दिया, अपना एक तरीके से डिक्टेटरशिप करवा दी, है ना। अब क्या होता है, कुछ जो लोग थे जो नेपोलियन को हराना चाह रहे थे, उन्होंने हराया है कहां पे, नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन जैसे हारता है, अब एक नया सिस्टम शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815, जो कि बैटल ऑफ वाटरलू था, बैटल ऑफ वाटरलू में देखिए जैसे नेपोलियन हारता है, एक यूरोपियन गवर्नमेंट जो होती है वो कंजर्वेटिज्म का पाथ ले लेती है। कंजर्वेटिज्म का पाथ सिंपल चीज क्या है, जो जो चीजें नेपोलियन लेके आया वो सब खत्म, हटा देनी, राइट। वो नायक मूवी देखी थी ना, वो उसमें क्या होता है, अमरीश पुरी को एक दिन के लिए, वो अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाता है, उसके बाद वो क्या कहता है, अगले दिन वो कहता है कि वो जो भी उसने एक दिन में डिसीजन लिए वो एक ऑर्डिनेंस से एक दिन में सारे खत्म, मतलब वापस से सारा काम शुरू। सिंपल वही चीज क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही नेपोलियन मरा, वापस से वही जो लीडर्स थे उन्होंने अपने पुराने वाले गलत काम करने शुरू कर दिए। मतलब वो गलत क्या है, इन द सेंस लैंडलॉर्ड्स वाले काम, या जो कंजर्वेटिव उनके बिलीव थे। कैसे कंजर्वेटिव बिलीव थे, अब देखिए दे बिलीव इन ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, वो वापस से मोनार्की की तरफ चले गए, राइट। पहले डिक्टेटरशिप थी, अब वापस से मोनार्कीज आ गई, ठीक है। वो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, सबकी तरफ, मतलब कि वो पुराने तरीके से जैसे वो पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब
कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइक मोनार्की, चर्च, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। वो सिंपल चीज वही फॉलो कर रहे थे जो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हो रहा था वहां पे, वही चीज इन्होंने फिर से शुरू कर दी। और इसी में इन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, सिंपल चीज देखिए, मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि रियलिटी में इस टॉपिक में हुआ क्या। आप जब बुक खोलोगे ना तो आपके सामने सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, बट आपको क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूं वो समझना है, और बुक के जो पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर एकदम क्रक्स ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो इसको बहुत लंबा बना दूं, बट द थिंग इज दैट वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए, बात खत्म है ना। सिंपल चीज क्या है, अगला देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना क्या है, इसमें देखिए यूरोपियन पावर्स कौन सी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रोशिया, रशिया, ये सब वियना पे मिली, यानी ऑस्ट्रिया में मिली, और इन्होंने डिसीजन लिया कि अब कैसे आपका यूरोप चलेगा। सिंपल चीज ये, और इन्होंने पहला पर्पस ऑफ द ट्रीटी वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज एंड क्रिएट अ कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इनका मेन मकसद ये था कि कैसे मोनार्की को वापस लेके आया जाए यूरोप में, वापस से रिस्टोर किया जाए और कंजर्वेटिज्म को आगे बढ़ाया जाए, बस ये बात। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन्होंने बर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। बर्बन डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जो पहले कहां रूल कर रही थी, फ्रांस में रूल कर रही थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इस बर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। सिंपल चीज। और वहां पे कौन आ गया था, नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। अब क्या हो गया, अब वहीं पे आप देख रहे हो कि वापस से बर्बन डायनेस्टी को लेके आया गया है। ये फ्रेंच आपके वियना कांग्रेस का पहला पॉइंट था। फिर आप देख रहे हो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जर्मनी। अब ऐसा किया गया कि फ्रांस के चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स को बना दिया गया, कंट्रीज को बना दिया गया, ताकि फ्रांस वापस से क्या हो, एक्सपेंशन ना कर पाए। ये एक बहुत बड़ा काम किया गया किसमें, ट्रीटी ऑफ वियना में। फिर क्या किया गया, फिर ये किया गया कि कैसे भी करके क्या हो कि जैसे इन्होंने क्या किया, पोलैंड जो था, पोलैंड किसको दे दिया गया, रशिया को दे दिया गया। ये एक काम किया गया। ठीक है, तो सिंपल चीज क्या है, ये वो सारे काम है जो कांग्रेस ऑफ वियना या ट्रीटी ऑफ वियना में किए गए, राइट। और कुछ जर्मन कन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड, कुछ एरिया जो जर्मनी के वो अनटच रखे गए, उसको कुछ नहीं किया गया। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे भी थे नेपोलियन के जो वापस कर दिए गए, कुछ ऐसे एरिया से जो नेपोलियन के नहीं वापस किए गए, तो कई सारे पॉइंट्स है। ठीक, तो ये ट्रीटी ऑफ वियना का है। फिर अब देखते हैं कंजर्वेटिव रिजीम क्या कर रही थी। कंजर्वेटिव रिजीम जैसे कैसी थी, ऑटोक्रेटिक थी एंड डिड नॉट टॉलरेट द डिसेंट और क्रिटिसिज्म। डिसेंट मतलब क्या होता है, जो भी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट होगी वो कभी भी अपने अगेंस्ट कभी भी कोई चीज नहीं सुन सकती। अगेंस्ट की बात नहीं है, मान लीजिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया और कोई उसके अगेंस्ट, डिसेंट मतलब क्या होता है, आपका एक तरीके से विरोध करना। अगर कोई विरोध भी कर रहा है तो वो उसे पसंद नहीं आएगा। तो सिंपल चीज क्या, कंजर्वेटिव रिजीम बिल्कुल भी डिसेंट को अलाउ ही नहीं करेगी। तो दे डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट और क्रिटिसिज्म। और आपको पता है डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो क्रिटिसिज्म, हमारे मोदी जी भी कहते हैं क्या, क्रिटिसिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम ये ब्यूटीफुल फ्लावर है किसका, डेमोक्रेसी का। क्यों, क्योंकि भाई क्रिटिसाइज करोगे तभी डेमोक्रेसी में आपकी गवर्नमेंट जो होगी वो और अच्छा काम करेगी। तो सिंपल चीज क्या है, क्रिटिसिज्म, राइट। दे सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब वो जो भी क्वेश्चन होते थे कि भाई गवर्नमेंट जो भी काम कर रही, वो सोचते थे कि उसको कर्ब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट के वर्क के ऊपर क्वेश्चन ना उठाए। सिंपल चीज ये। फिर क्या, द फ्रीडम ऑफ प्रेस was the major issue taken up by the liberal nationalists। फ्रीडम ऑफ प्रेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, इसीलिए लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, लिबरल्स थे, वो क्या कर रहे थे, इसके अगेंस्ट धीरे धीरे आवाज उठा रहे थे। बट याद करिए, हम लोग ने अभी पढ़ा था, लिबरलिज्म पढ़ा था। ठीक है, लिबरल्स आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, वो कोशिश कर रहे थे कि क्या हो, ये ऑटोक्रेसी खत्म हो। बट अब वापस से कंजर्वेटिज्म आ गया। अब ये कब से रहेगा, 1815 से 1830 तक रहेगा। 1815 से 1830 तक जब तक ये कंजर्वेटिज्म स्ट्रांग रहेगा, तब तक आपके लिबरल्स जो होंगे वो धीरे धीरे करके सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगेंगे, ताकि क्या हो, सीक्रेट सोसाइटीज का काम क्या है कि गवर्नमेंट को पता भी ना चले, या गवर्नमेंट से बच के अपना काम करते रहो। आप करोगे क्या, जो गवर्नमेंट कर रही है उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाओगे, ये सीक्रेट सोसाइटी का काम है। ठीक है, तो आप अभी ये देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज, कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनती है। ठीक है, उसमें एक नाम बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं गिसेपे मजीनी, जिसका मेन रोल, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने इटली के यूनिटी में किया है, राइट। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में गिसेपे मजीनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बस यही चीज क्या है, और भी कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी। अब मजीनी ने क्या किया था, मजीनी ने यंग इटली, यंग यूरोप, ये सब भी क्या है, ये इसकी सीक्रेट सोसाइटीज है जो उसने शुरू की थी। क्यों, क्योंकि भाई गवर्नमेंट उस समय कौन सी थी, कंजर्वेटिव थी। मान लीजिए एक ऐसा डिक्टेटर रूल करने लगे किसी भी देश के ऊपर, तो क्या होगा, जो लोग उसके बातों से नहीं मानेंगे, मतलब डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी, तो अगर कोई गवर्नमेंट रूल कर रही है तो उसके अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट होगी, अपोजिशन पार्टीज होगी, वो खुल के काम करती है, उनके खुल के उनका क्या करती है, विरोध करती है। बट यहीं पे अगर डिक्टेटरशिप होगी तो क्या होगा,
डिक्टेटरशिप में क्या होता है, सिंपल बात यह है कि कोई भी जो किंग होगा या जो डिक्टेटर होगा उसके अगेंस्ट नहीं बोल पाएगा। अगर आपने बोला, क्यों, आप बोलोगे तो जेल जाओगे। सिंपल चीज क्या, डिसेंट डिक्टेटर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी डिक्टेटर होता है उसको क्रिटिसिज्म कभी भी पसंद नहीं आएगा। सिंपल चीज ये है, ठीक है। तो बात ये हो गई, आपकी सीक्रेट सोसाइटीज बनेंगी। सीक्रेट सोसाइटीज कई सारी बनी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दूसरे पे मजीनी ने, जिसने यंग इटली यंग यूरोप बनाया, ठीक है। अभी उसके बारे में भी हम लोग पढ़े, ठीक है। अब देख रहे हो 1830 के बाद क्या होता है। अब 1830 के बाद लोग शांत नहीं बैठते, कहते भाई अब बहुत हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, रिवोल्ट करना पड़ेगा। तो छोटे मोटे कई जगह रिवोल्ट्स होते हैं। पहला रिवोल्ट कहां होता है, फ्रांस में। फ्रांस में जो रिवोल्ट होता है 1830 का, वो क्या करता है, जो बर्बन किंग को 1850 में, याद रखिएगा 1850 में बर्बन किंग को वापस से रिस्टोर कर दिया था वियना कॉन्फ्रेंस में। 1830 में फिर से भगा दिया जाएगा। कैसे भगा दिया जाएगा, वो केम टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रेजिम, ओवरथ्रोन। अब उनको भगाया गया और किसको लेके आते हैं, लुइस फिलिप को। और उनको कौन बनाया जाता है, उनको बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा रहेंगे मगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम होगा। सिंपल चीज ये, मतलब संविधान रहेगा बट राजा भी रहेंगे, और राजा के पास जो भी काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी आप देखोगे आगे चल के पढ़ोगे, इनको भी भगा दिया जाएगा, ठीक है, इनको भी भगा दिया जाएगा। तो सिंपल चीज क्या है, धीरे धीरे हर नेशन क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। एकदम से नहीं होता है कि भाई आज आए कल आजादी, धीरे धीरे ग्रो होता है। हमारे नेशनलिज्म में भी कई बहुत सारा समय लगा। एक दिन की नेशनलिज्म हो, गोली मारो भगा दो, तो वैसे नेशनलिज्म नहीं मिलता है। वैसे आजादी मिल भी गई तो कैसे मिलेगी, वो एक ऐसी आजादी मिलेगी मतलब जो वायलेंट थी, राइट। वायलेंट आजादी अच्छी नहीं होती। सिंपल चीज ये, आप ये समझो, लुइस फिलिप क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गए। ऐसी आइडियोलॉजी ऑफ जो लिबरलिज्म था वो कई कंट्रीज में स्प्रेड होने लगा, और उनको भी लगा कि भाई कंजर्वेटिज्म हमारे लिए नहीं है, लिबरलिज्म के थ्रू आपको आजादी ही चाहिए। एक हो गया आपका फ्रांस। दूसरा आप देखते हो कि भाई ये ग्रीस में भी ऐसा एक वॉर होती है जिसमें बोलते, और इसमें क्या होता है, ग्रीस में पहले ऑटोमन एम्पायर का रूल था, ठीक है। अब वो हटता है तो वहां पे कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है, जिसमें हम 1832 में होती है, जिसमें आप ग्रीस को क्या बोल देते हो, एक इंडिपेंडेंट नेशन। बस ये था आपका क्या, एरा ऑफ वॉर, जिसमें आप बोलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। इसके बाद देखेंगे हम लोग 1848 के दौरान आप देखते हो रोमांटिसाइजिंग बहुत होता है, रोमांटिसिज्म बहुत फैलता है यूरोप में, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि खाली लड़ाई से नहीं लोगों के अंदर देशभक्ति जगाएगी, और भी कई तरीके हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।